बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालिहा जुल्फ़िकार। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सालिहा। आज जो हमारा टॉपिक है वो अर्ली विक्टोरियन एज के नॉवेल्स पे होगा। नॉवेल के जो राइटर्स थे उस टाइम पे वो किस तरह के थे, किस तरह की राइटिंग लिखते थे, उनके थीम्स क्या थे, इस चीज़ पे को डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो अपकमिंग वीडियो में हम लेटर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट्स को डिस्कस करेंगे। और आज ही की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या था एक्चुअली बिटवीन अर्ली नॉवेलिस्ट और लेटर नॉवेलिस्ट, इनको अलग अलग से क्यों लिखा जाता है। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स डिकन और विलियम ठाकरे जो थे, बेशक वो अर्ली विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करते हैं दोनों नॉवेलिस्ट, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा डिफरेंट होने के बावजूद इनको एक कैटेगरी में क्यों रखा गया ये देखेंगे। हम उनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स उनकी राइटिंग से देके, सो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी तैयार हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी देयर। जस्ट लिसन टू मी, ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली विक्टोरियन नॉवेलिस्ट्स के का ओरिजिन कैसे हुआ था। देखिए, हमने पहले क्लासिकल एज हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि नावल का ओरिजिन किस तरह से हुआ था। और उसके बाद 18th सेंचुरी में आके ये नावल प्योर कैसे हो गया था। लाइक पहले तो ओरिजिन के दौरान कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इसको नावल नहीं बनाते थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इसको बनाते थे। लाइक हमने रॉबिन्सन क्रूसो को देखा, लाइक हमने गुलिवर्स ट्रैवल को देखा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 18th सेंचुरी ये किस तरह से इस नावल ने अपनी प्योर फॉर्म अटेन कर ली थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे ना वो हम देखेंगे, देखें जैसे क्लासिकल एज के अंदर प्रोज बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। रोमांटिक एज के अंदर पोइट्री बहुत पीक पे गई थी। तो विक्टोरियन एज के अंदर ऐसा कौन सा यानरा था जो कि पीक पे गया था, जो रिनाउंड हुआ था, तो वो है नॉवेल्स। क्यों फेमस हुए थे ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखें, विक्टोरियन लिटरेचर्स डाइवर्सिटी। आज से पहले फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ओके, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को देख लें, जहाँ से ओरिजिन हुआ था, जिसको पायनियर ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट कहते हैं, जो कि नॉवल तो नहीं था लेकिन इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स थी नॉवेल्स की। उसकी अगर हम बात करें तो वो थी फिक्शन। उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो भी कुछ हद तक फिक्शन ही मानी जाती है। उसके बाद जो है वो बाद में जैसे लॉरेंस स्टर्न आया, उसके बाद हेनरी फील्डिंग आया। इन लोगों ने जब लिखा ना नॉवल को, ये भी एक फिक्शन थी लेकिन एक ट्रू स्टोरी आने लगी नॉवेल्स के अंदर, जो कि मतलब रियल लाइफ को डिनोट कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। रोमांटिक एज के अंदर आके बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं दो, सर वाल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टिन। ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रही हूँ। जेन ऑस्टिन जो थी ना वो एवरीडे लाइफ पे लिखती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। शेक्सपियर के बाद अगर रोमांटिक एज तक किसी और राइटर को पढ़ा गया था तो वो जेन ऑस्टिन थी, रिमेंबर दैट। वो सिर्फ एवरीडे लाइफ पे, जैसे नेचर शेचर जैसे उनका मेन थीम था ना रोमांटिक राइटर्स का, तो वही था जेन ऑस्टिन का भी। लेकिन विक्टोरियन एज के अंदर जब आए ना, तो विक्टोरियन एज में आते हुए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि इसी एज के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। आपको पता है इसके गुड इम्पैक्ट्स भी हैं और बैड इम्पैक्ट्स भी हैं। बैड इम्पैक्ट्स में ये है कि बच्चों को ज़बरदस्ती इंडस्ट्रीज़ में काम करवाया जाता था, वर्किंग क्लास तो बढ़ गई थी। दूसरी चीज़, लोगों के पास टाइम ही नहीं था, वर्किंग क्लास तो बढ़ी थी, अर्बनाइजेशन आ गई थी। देखिए रोमांटिक एज क्यों ख़त्म हुई, पहले तो वो नेचर के बारे में लिखते थे, रूरल एरियाज़ के बारे में। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोग ज़्यादा अर्बनाइजेशन यानी अर्बन एरियाज़ की तरफ जाने लगे जॉब्स की तलाश में, बिकॉज पॉवर्टी बहुत पीक पे चली गई थी। अच्छे से डिस्कस करने के लिए, अगर जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नहीं ना पता, गो एंड उस पर थोड़ी रिसर्च करें। जब आप रिसर्च करेंगे ना, देखें आप किसी भी एज को पढ़ते हैं, चाहे विक्टोरियन है, रोमांटिक है, कुछ भी, उससे पहले आपको पता होना चाहिए उस एज में हो क्या रहा था, ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएं। उसके बाद आप इनकी राइटिंग्स को पढ़ें, तब जब आप रिलेट करेंगे ना तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज दैट एज, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइटर्स, सारा कुछ ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहाँ थी? हाँ, देखें मैं पहले पॉइंट के लिए इतना कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पहले तो सिर्फ ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, जेन ऑस्टिन के दौर में तो ऐसा कुछ नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। इस दौर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लोगों के पास टाइम ही नहीं था और इतने वो गरीब थे कि उनके पास
वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे सिनेमा में जाके थिएटर वगैरह, ड्रामे देखना, फिल्म्स देखना, ये उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। तो वो क्या करते थे, क्योंकि टाइम भी नहीं था, क्योंकि वो वर्किंग क्लास थी, लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए चले जाते थे दिन को, जब रात को थके हुए घर आते थे तो वो कुछ चैप्टर्स पढ़ लेते थे नॉवेल्स के। इसी वजह से नॉवेल्स इमर्ज हुआ, क्योंकि नॉवेल्स के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, पैसे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पीक पे जा रही थी, सारा कुछ पब्लिश हो रहा था, लोग एजुकेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि किताबें बिकने लगी थी ना, तो लोग इसी से यही पढ़कर एजुकेट हो रहे थे, लोगों की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो ग्रूम हो रही थी। अब क्या होना शुरू हो गया कि लोगों ने अपना अपना लिखना शुरू कर दिया, वर्किंग क्लास ऊपर जा रही थी, सारे अपना अपना लिखना शुरू कर दिया, और जब अपना अपना लिखना शुरू कर दिया तो नॉवेल्स को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि मॉरल लेसन्स के लिए भी लिखा जाने लगा, क्योंकि लोग थिएटर अफोर्ड नहीं ना कर सकते थे इस वजह से। अब आपको समझ आई कि किस तरह से नॉवेल पीक पे गया था और थिएटर नीचे आया था। आई होप ये समझ आ गई होगी। अब मैं दूसरी चीज़ की तरफ जाती हूँ, नॉवेल्स पॉपुलैरिटी। आपको ये समझ आ गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी, अर्ली विक्टोरियन नॉवेलिस्ट्स में तीसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ। इसमें जो राइटर्स हैं वो इस तरह के थे कि देखिए अर्ली और लेटर में फ़र्क है, लेटर को मैं बाद में बताऊंगी। अर्ली विक्टोरियन एज के जो राइटर्स थे ना, जो नॉवेलिस्ट थे, वो इस तरह का लिखते थे कि सामने पता चलता था कि ये इसी एज से बिलोंग करते, क्योंकि एज में वो करेक्टरिस्टिक्स हो रही थी। फॉर एग्जांपल, अगर आज वार स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो राइटर्स हैं वो ज़्यादातर वार्स के बारे में लिखेंगे ना, कि आज क्या हुआ था, किस तरह से तबाही हुई थी, क्या हुआ था। इसी तरह से उस दौर के राइटर्स अपनी सोसाइटी के बारे में लिख रहे थे, जिसकी वजह से ये पता चल जाता था कि अच्छा ये इस एज से बिलोंग करता है और इस एज में ये हुआ था। समझ आई? देखिए लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ ना अर्ली विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की, तो ये लोग जो थे ना, ये फैमिली लाइफ और इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, अगर आप वर्क्स पढ़ें, कौन है ये, डिकन के वर्क को पढ़ें, तो डिकन ने फैमिली लाइफ्स पे और इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है, पॉवर्टी कैसे रिमूव की, यानी उस दौर के अंदर जो पॉवर्टी के खिलाफ जिसने मतलब पॉवर्टी के बारे में यानी सोशल इशू के बारे में बात की हुई है, तो वो चार्ल्स डिकन था। यानी उसी सोसाइटी के बारे में बात की हुई है, सोशल इनजस्टिस के बारे में बात की हुई है। फॉर एग्जांपल उसका वर्क देखें ना आप, ओलिवर ट्विस्ट, इसके अंदर जो उसने आर्फन की कहानी बताई हुई ना, आप वहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे वो इतना उसी लाइफ को डिस्कस करता था जो उस दौर में हो रही थी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस दौर के राइटर्स की, वो ये कि ये जो थे ना, ये सेक्सुअल थीम को गलत समझते थे, कि ये बुरा समझते थे इनको डिस्कस करना। ठीक है, हमें और मॉरल इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ जो है, हेनरी फील्डिंग का एक नावल था टॉम जॉन्स, जिस पे पाबंदी लगी हुई थी कि औरतें और बच्चे इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें कुछ थीम्स पाए गए थे, सेक्सुअल थीम्स पाए गए थे, जो कि उस टाइम पे बहुत बुरा समझा जाता था उनको डिस्कस करना। समझ आ गई है? यानी आइडिया ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी होता था विक्टोरियन एज के अर्ली राइटर्स के अंदर। ठीक है, उनकी राइटिंग्स के अंदर सेक्स जो था वो मिस्ट्री होती थी। समझ आ गई? इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं। ट्रोलोप ने जो भी वर्क लिखे हुए हैं उस सब के अंदर वो एक लेसन टीच कराता है, मॉरल टीचिंग देता है विदाउट डिस्कसिंग सेक्सुअल थीम्स। अब समझ आ गई? अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि अर्ली विक्टोरियन जो नॉवलिस्ट थे और लेटर विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे, उनमें फ़र्क क्या था। मैं चार्ल्स डिकन से आने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। अभी मैं चार्ल्स डिकन को डिस्कस नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट और लेटर में क्या फ़र्क था। जो अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट थे ना, वो वही बोलते थे जो उसमें हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकन को देखें, उसने ओलिवर ट्विस्ट लिखी हुई है, तो वो उसी बच्चे की बात बता रहा है जो उसमें हो रहा है। पॉवर्टी को वो बता रहा है, सोशल इनजस्टिस को वो बता रहा है। तो जो उस टाइम की एज में इश्यूज़ थे उसको जो बताते थे, उसके स्पोक्समैन उनको कहा जाता है, यानी वो ही बोलते थे जो उस दौर में इश्यूज़ हो रहे थे। वाइल जो लेटर नॉवलिस्ट थे ना, वो क्रिटिकल थे, यानी उनके अंदर चेंजेस आ गए थे। जब रिलीजन भी आ गया था, साइंस भी आ गई थी, वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो गए थे, हर किसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते थे। क्वेश्चनिंग आ गई थी बाद में लेटर विक्टोरियन एज में। हालांकि अर्ली विक्टोरियन एज में जो रिलीजन ने कह दिया, जो इंस्टीट्यूशंस ने कह दिया, जो किंग क्वीन ने कह दिया, वही सच माना जाता था, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती थी। थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन लेटर विक्टोरियन नॉवलिस्ट के मुकाबले में बहुत कम क्रिटिसिज्म होता था। ठीक हो गया। अब हम आते हैं चार्ल्स डिकिंस की तरफ। चार्ल्स डिकिंस जो थे
इनके अगर हम अर्ली करियर और इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्होंने एज ए रिपोर्टर अपना काम शुरू किया था। फॉर एग्जांपल इनका एक वर्क है स्केचेस बोज, इससे इसने अपना वर्क स्टार्ट किया था। और इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं वो इतनी बारीकी से हर काम को लिखते हैं और इतनी बारीक चीज़ों को बयान करते हैं जैसे एक रिपोर्टर का काम होता है, क्योंकि ये न्यूज़ रिपोर्टर थे ना, तो जैसे उनकी आदत होती है चुन चुन के हर इन्फॉर्मेशन लिखना, हर इन्फॉर्मेशन की डिटेल एनालिसिस करना, तो इसी तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी चार्ल्स डिकन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे स्मोलर्ट से। स्मोलर्ट जो था ना वो अपने वर्क के अंदर यूनिकनेस लाता था, ऑडिटी लाता था, कुछ ऐसी चीज़ बात कर देता था जो कि नॉर्मल चीज़ों से हट के हो, कुछ अजीब सी बातें जो कि स्मोलर्ट के वर्क्स में पाई जाती थी, जो कि क्लासिकल लिटरेचर की का एक नॉवलिस्ट था। ठीक है, फ़नी बातें करता था, ह्यूमर को डिस्कस करता था, और इसी का इन्फ्लुएंस था डिकन्स पे भी। अच्छा, इन्होंने जो अपना पहला वर्क लिखा था ना नॉवल ने, वो मेरी एज में लिखा था, बिकॉज आई एम ऑफ 25 एज वेल एंड ही वाज ऑफ 25 एज वेल, दैट्स वाई मुझे डेट याद रहती है, अदरवाइज आई एम वेरी बैड इन मेमोराइजिंग द डेट्स, बट ये डेट मुझे इसी वजह से याद है कि देखिए हमारी एज में ये राइटर्स लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो इतना पुराना दौर था, स्टिल वी आर अनएबल टू राइट एनी थिंग ऑफ देयर लेवल। क्यों? क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस में रट्टा चलता है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी या फिर क्रिएटिव राइटिंग्स की तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। देखिए उसने 25 की एज में नॉवल लिख डाला, द पिकविक पेपर्स। दूसरा उनकी ज़बान भी, नेटिव लैंग्वेज भी वही थी ना, इंग्लिश, दैट्स वाई। और उसके बाद 1837 में उसने अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वजह से लिखी हुई हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इनके थीम्स की अगर हम बात करें तो ये स्मोलर्ट की तरह थे। मैंने बोला स्मोलर्ट जैसे था, वो एडवेंचर्स को डिस्कस करता था कि कोई सफ़र पे गया हुआ है इस तरह से। तो चार्ल्स डिकन में भी ये आदत थी कि वो उसने अपने वर्क्स के अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे जैसे क्रिसमस कैरोल है, इसके अंदर उसने बताया था कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और नावल प्रोसीड करता है। ठीक है, ट्रैवल पे जोर दिया हुआ है, एडवेंचर्स पे जोर दिया हुआ है। उसके बाद इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसकी राइटिंग्स की, तो इमेजिनेशन यानी क्रिएटिविटी आती है। उसके बाद अफेक्शन यानी लगाव कैरेक्टर्स का आपस में। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियनिज्म के ये ह्यूमंस को समझता, उनके पेन को, उनको सफरिंग को समझता। फॉर एग्जांपल ओलिवर ट्विस्ट आप ज़रूर पढ़ें, उसके अंदर आपको दिख जाएगा कि कैसे वो एक ऑर्फन की कहानी सुनाता है कि कैसे उसको स्ट्रगल्स पेश आती हैं, किस तरह से उसको भूखा रखा जाता है, कैसे उस पर जुल्म किया जाता है, कैसे वो इन चीज़ों को इनकाउंटर करता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। वो एक गुलाम की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से वो कितने अच्छे बड़े दिल का मालिक था। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म उसकी करेक्टर राइटिंग्स का थीम है इस तरह से। उसके बाद ये एक ऑप्टिमिस्टिक था। देखिए अपने वर्ड्स के अंदर सैडनेस को भी डिस्कस करता था, हैप्पीनेस को भी, बट स्टिल वो कहता था कि ये लाइफ जो है बहुत अच्छी है रहने के लिए। अब देखें मैं ठाकरे पे आती हूँ। ठाकरे की अगर मैं बात करूँ ना तो ही वॉज अ रियलिस्ट एंड मॉरलिस्ट। हालांकि जो डिकन्स है ना वो इमोशनल था, वो अपनी राइटिंग से रीडर्स को रुला देता था समटाइम्स। आप ओलिवर ट्विस्ट पढ़ें, आपको खुद समझ आ जाएगी कैसे रीडर जो है वो सेंटिमेंटल हो जाता है, कितना इमोशनल हो जाता है वो रीडिंग पढ़ते हुए कि समटाइम्स टीयर्स आ जाते हैं आंखों में। तो वो इमोशनल था। लेकिन जो ठाकरे था ये बिल्कुल रियल लाइफ से बिलोंग करता था, रियल लाइफ स्टोरीज़ लिखता था। जो कहता था मेरी आंखों के ऊपर कोई ब्रेन नहीं है, मैं कुछ सोच के नहीं लिखता, बल्कि जो मुझे दिखता है मैं उसको देख के लिखता हूँ। समझ आ गई? ठाकरे वॉज अ रियलिस्ट एंड मॉरलिस्ट। अपनी जो राइटिंग्स थी ना उसके अंदर कुछ ना कुछ सिखाता था। ठीक है, अब अपने कैरेक्टर्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस वर्क्स अगर हम इसकी बात करें तो वैनिटी फेयर इसका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, जिसके अंदर 2 लड़कियां होती हैं। एक लड़की पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जिसका नाम है बेकी, और एक लड़की जो है वो अपर क्लास से बिलोंग करती है, उसका नाम है एमेलिया। और ये किस तरह से वैनिटी फेयर में, वैनिटी का मतलब था मगरूर ना, तो बेकी तो पुअर क्लास से बिलोंग करती है, स्टिल वो जो है वो मगरूर है, वो हमेशा चाल चलती रहती है, वो खूबसूरत है, अपनी चार्मनेस की वजह से लोगों को अट्रैक्ट करती है, वेल्दी पीपल को, और उनके साथ सेटल होना चाहती है। और एट द एंड ऑफ द नावल स्टिल वो ऐसी ही होती है, उसको सज़ाएँ भी मिलती है लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठाकरे जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल देता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब लड़की है वो हमेशा हमदर्दी हो स्टोरीज़ के अंदर। जैसे डिकन बताता था ना कि अच्छा गरीब लड़की है तो बहुत अच्छी है और अमीर है तो बड़ी ख़राब है, इस तरह से नहीं। ठाकरे कहता था कि रियलिटी वो डिस्कस करता था, कहता था कि कुछ अमीर लोगों के अंदर भी खामियां हैं और कुछ गरीब लोगों की बुराई कहीं भी जन्म ले सकती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। अब देखें वैनिटी फेयर का एक और नाम है नॉवल विदाउट अ हीरो। ये बाज़ औक़ात पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, रिमेंबर दैट। 1846 में ये पब्लिश हुआ था।
इसका न्यू कम जो है सबसे ज़्यादा फेमस नावल है, मास्टरपीस में हेनरी एस्मॉन्ड भी आ जाता है, ठीक हो गया, जिसमें उसने क्वीन एन के इरा को डिस्कस किया हुआ है। क्वीन एन जो है वो इंग्लैंड के अंदर रूल कर रही थी जॉर्ज थर्ड के बाद में भी। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये किंग और क्वीन के जो इराज है ना, ये मुझे स्किप हो जाते हैं माइंड से कि कौन पहले आया था कौन बाद में, लेकिन आपने इतना याद रखना कि क्वीन एन के इरा को डिस्कस किया गया है इस वर्क के अंदर, हेनरी एस्मॉन्ड के अंदर। ये भी इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक हो गया। अब देखें, बिकॉज मैंने डिकन्स की स्लाइड मुझे मिक्स हो गई थी। डिकन्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके जो प्लॉट होता था ना वो बहुत लूज होता था, इसकी एक खामी थी। लेकिन एक वर्क था जिसके अंदर उसने इसका भी ख्याल रखा था, और वो था ब्लीक हाउस, ठीक है। और उसके बाद अगर अनफिनिश्ड वर्क आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो एडविन ड्रूड है, और अनफिनिश्ड भी है और लास्ट भी है, ये याद रखना, ठीक हो गया। ह्यूमर और पैथोस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। पैथोस यानी इमोशंस के बारे में तो ये मशहूर है ही, सेंटिमेंटलिज्म। पैथोस होता है इमोशंस, ठीक है। ह्यूमर यानी ये कुछ फ़नी सीन्स भी, जैसे स्मोलेट का इस पे असर था, तो स्मोलेट जो है वो फ़नी चीज़ें डिस्कस करता था अपनी राइटिंग्स के अंदर, तो इस वजह से इस पे। अब अगर हम बात करें ह्यूमर और पैथोस की, तो इसकी एक ट्रैजिक कॉमेडी है जो कि इसकी इस कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, जो दो इसके नॉवेल्स हैं, एक ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और एक मार्टिन चेजलविल्ड। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो स्टिल इतनी सैडनेस डिस्कस करके भी कहता था कि ज़िंदगी अभी भी बहुत अच्छी है। विलियम ठाकरे के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि अच्छा थोड़ी सी डिफरेंस बता देती हूँ। डिकन्स जो था वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और हमेशा अपनी राइटिंग्स के अंदर कॉमन लोगों को डिस्कस करता था। देखें, बाजुका नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि राइटर्स जो है वो हीरो उसको बनाता है जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, जो एजुकेटेड हो, इस तरह से। लेकिन जो डिकन्स था ना वो कॉमन लोगों को हीरो बनाता था। फॉर एग्जांपल आप ओलिवर ट्विस्ट को ज़रूर पढ़े, उसके अंदर जो है वो एक ऑर्फन है, एक गुलाम सा बच्चा, उसके साथ क्या होता है, वो उसी को प्रोटैगनिस्ट पाता है, उसी को हीरो बनाता है। तो कॉमन पीपल को डिस्कस करता है वो। लेकिन ठाकरे जो है वो अपर क्लास से हीरो को चूज़ करता है। क्यों? क्योंकि खुद वो अपर क्लास से था, ठीक हो गया। और बाजू का तो इसकी राइटिंग्स के अंदर हीरो होता ही नहीं है, वैनिटी फेयर जैसे। अब ठाकरे जो है वो 1811 में पैदा हुआ था, वेल्दी बैकग्राउंड से था। डिकन्स जो था पुअर फैमिली से था, मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉमन पीपल को डिस्कस करता था। डिकन्स जो था वो आइडियलिस्ट था, यानी कि समटाइम्स रियलिटी नहीं भी बताता था, कुछ सेंटिमेंटलिज्म ले आता था अपनी राइटिंग के अंदर। लेकिन जो ठाकरे था वो वही लिखता था जो उसकी आंखें देखती हैं। उसने अपनी कोटेशन में भी बताया हुआ है कि मेरे सर के ऊपर यानी मेरी आंखों के ऊपर कोई ब्रेन नहीं है, मैं उसको सोच के नहीं बल्कि मेरी जो आंखें देखती हैं वो देखता है, वो लिखता हूँ। समझ आ गई? अब ये सारी चीज़ें थी और मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देती हूँ कि जो ठाकरे था ना वो हमेशा कहता था कि बुराई कहीं भी जन्म ले सकती है। उसने अपनी जो है वो सिनिसिज्म अपनी राइटिंग के अंदर शो करता था कि किस तरह से जैसे डिकन तो हमेशा कहता है कि गरीब का बच्चा ही अच्छा हो सकता है, लेकिन ठाकरे कहता था, जैसे उसने अपने वैनिटी फेयर के अंदर दो लड़कियों को डिस्कस किया हुआ, बैकी को और एमेलिया को। बैकी जो है वो गरीब फैमिली से है और वो अमीर लोगों को फंसाती है, वाइल जो अमीलिया है वो बहुत अच्छी लड़की है जो कि अपर क्लास से बिलोंग करती है। दोनों प्रोटैगनिस्ट जो हैं दोनों की शादी होती है। बैकी तो है वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी छीनना चाहती है और स्टिल मतलब शादी के बाद भी वो अफेयर्स चलाती है वेल्दी पीपल के साथ। जो एमेलिया है वो तो अपने हस्बैंड से एक लड़के से शादी करती है जो वो भी वेल्दी फैमिली से ही होता है, लेकिन वो उसको इसलिए प्रेफर करती है कि वो उसको अच्छा समझती है, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान होता है। यानी इस नावल के अंदर ये भी बताया गया है कि बैकी जैसी लड़की पुअर फैमिली से होके भी ख़राब हो सकती है और एमेलिया का हस्बैंड अपर क्लास से होके भी ख़राब हो सकता है, यानी उसके अंदर भी बुराई हो सकती है। समझ आ गई? और एमेलिया जैसी लड़की अपर क्लास से होकर अच्छी भी हो सकती है, यानी उसका ये मकसद है कि वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स बताना चाहता है कि कैरेक्टर्स अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, और फिर वो उन पर क्रिटिसाइज़ करता है कि अपर क्लास पे क्रिटिसाइज़ करता है कि क्यों? क्योंकि वो उसके हस्बैंड की यानी एमेलिया के हस्बैंड की एग्जाम्पल दे के कहता है कि वो अपर क्लास से है, पढ़ा लिखा है, फिर भी उसके अंदर खामियां हैं। और फिर लोअर क्लास को क्यों क्रिटिसाइज़ करता है? बैकी के लिए कि उसके पास वेल्थ नहीं है तो वो दूसरों से हथियाना चाहती है। मॉरलिस्ट कैसे है कि एट द एंड ऑफ द नॉवल बैकी स्टिल वही चीज़ें चल रही है, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, पीस नहीं है। हालांकि एमेलिया जो है वो उसके पास अपना बच्चा भी है और वो दूसरे उससे शादी भी कर लेती है जो उससे बचपन से मोहब्बत करता है। तो इस तरह से उसने ये शो किया है कि असल ज़िंदगी जो है वो यानी उस चीज़ में हैप्पीनेस उसमें है जो इमोशंस से एसोसिएटेड हो, मटीरियलिज्म में हैप्पीनेस नहीं है। यानी उसने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए एक मैसेज भी दिया है, उसने क्रिटिसाइज़ भी किया है और उसने रियलिटी भी बताई है।
रियलिटी इस तरह से बताई है कि बुराई कहीं भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते डिकन की तरह कि हमेशा बुराई जो है वो अपर क्लास में ही होती है और गरीब की बच्ची हमेशा अच्छी ही होती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लेटर नॉवेलिस्ट को डिस्कस करेंगे।